विद्रोह की। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया है। खालिदा जिया को चीन का समर्थक माना जाता है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने संसद भंग करने के लिए राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दिया था। अब प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजेंगे। अब बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत भी बांग्लादेश के हालत पर नजर बनाए हुए है और इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई है। इस बैठक में ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना फिलहाल सदमे में है और बात करने की कंडीशन में स्थिति में नहीं है। साथ ही भारत ने यह कहा है कि शेख हसीना अपने भविष्य को लेकर खुद फैसला करेंगी। विदेश मंत्री ने संसद के दोनों सदनों को भी बांग्लादेश के हालत से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने बेहद कम समय में भारत आने की परमिशन मांगी थी, जिसे भारत सरकार ने तुरंत दे दी। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार को ढाका में भारतीय उच्च आयोग की रक्षा करनी चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के हालत पर भारत पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और बांग्लादेश में मौजूद 19,000 भारतीयों के संपर्क में है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और हिंसक प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही शेख हसीना ने बीजिंग की यात्रा की थी और तब वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर चली आई थी। बांग्लादेश ने चीन पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे और चीन से वापस आने के तुरंत बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश में एक अहम प्रोजेक्ट भारत को देने की बात कही थी। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे देने और देश छोड़ने के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। देश में जगह जगह हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदू समुदाय के घरों पर हमला किया जा रहा है और मारपीट भी की जा रही है। हिंदुओं के घरों को आग लगाए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि कई हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें इस्कॉन और काली मंदिर भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर के हिंदू काउंसलर काजल राय की उपद्रवियों ने हत्या कर दी है। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हिंदू या उनके धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के हमले की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी है। रंगपुर में आवामी लीग पार्टी के नेता हराधन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर पर भी हमला किया गया है और मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। मंदिर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मंदिरों पर हमले के बीच कुछ सुकून देने वाली खबर यह है कि कई जगहों पर मुसलमान हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए सामने आए हैं। बांग्लादेश की कुछ मस्जिदों में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपील भी की गई है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू रहते हैं और अब उन पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि जिस तरह सेना और दूसरे संगठनों ने अपील की है, उससे फिलहाल अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों के पलायन में इजाफा हो सकता है और हिंदू भारत का रुख कर सकते हैं। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया। फिलहाल वो भारत में हैं, लेकिन उनके इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश के हालात सामान्य नहीं हुए। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी अब भी उग्र और लगातार हिंसा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश का कंट्रोल सेना के हाथ में है और हालात तेजी से बदल रहे हैं।
ऐसे में भारतीय कंपनियों पर भी बांग्लादेश के हालत का असर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की कई कंपनियां बांग्लादेश में कारोबार करती हैं और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उन कंपनियों के लिए मुसीबतें पड़ सकती हैं। भारत की कंपनियां बांग्लादेश में बाजार और सप्लाई चेन कंपोनेंट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। भारत की कंपनियां मैरिको, इमामी, डाबर और एशियन पेंट्स का बांग्लादेश में बड़ा निवेश है। इसके साथ ही गोदरेज, सनफार्मा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प का भी बड़ा बाजार बांग्लादेश में है। लेकिन ताज़ा हालात में इन कंपनियों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की इन कंपनियों का व्यापार ठप पड़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश की अशांति भारत के लिए एक मौके के तौर पर भी सामने आई है। भारत के कपड़ा सेक्टर के लिए ये मौका हाथों हाथ भुनाने वाला है। बांग्लादेश ने बीते कुछ दशकों में धीरे धीरे भारत के कपड़ा कारोबार को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन अब भारतीय कंपनियों के पास एक बड़ा मौका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कपड़ा सेंटर तिरपुर को ऑर्डर में 10% तक ग्रोथ की उम्मीद है। बांग्लादेश में मौजूदा हालातों के चलते अमेरिका और यूरोप के प्रमुख ब्रांडों का भरोसा भारत की तरफ बढ़ सकता है, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन भारत को फायदे से ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। मसलन वीआईपी लगेज कंपनी की बांग्लादेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और कंपनी की कुल निर्माण का 35% बांग्लादेश में ही होता है। ऐसे में कंपनी की क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है। मैरिको इंटरनेशनल कंपनी का 44% हिस्सा बांग्लादेश में आता है, जिसमें भारी गिरावट आ सकती है। डाबर और ब्रिटानिया कंपनियों का भी 5% से ज्यादा रेवेन्यू बांग्लादेश से आता है। ऐसे में इन कंपनियों के हालात पर असर पड़ सकता है। टाटा समूह की कंपनी ट्रेंड को बांग्लादेश से बड़ा बिजनेस मिलता है। कपड़े से लेकर कार और अन्य बिजनेस के लिए बांग्लादेश से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अब इस पर असर पड़ सकता है। एलआईसी ने भी बांग्लादेश में अपने ऑफिस 7 अगस्त तक के लिए बंद रखे हैं। इससे एलआईसी को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश के हालत की बात करें तो 5 जून को कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 56% तक तय कर दिया है, जिसके बाद बवाल हो रहा है। जुलाई में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को कम करके सिर्फ 7% तक कर दिया, जिससे दूसरा वर्ग गुस्सा में आ गया और बांग्लादेश जलता रहा। और इस पर भी देश के हालात फिलहाल सामान्य नहीं है। उधर भारत के पड़ोस में चीन की स्थिति लगातार मजबूत होती दिख रही है। एक एक कर भारत के 6 पड़ोसी देशों में अशांति की स्थिति बनी हुई है और ज्यादातर देश चीन के चंगुल में जा फंसे हैं। बांग्लादेश इसका सबसे ताजा उदाहरण है। बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। देश का कंट्रोल सेना के हाथ में है और यह भी माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार यदि बनी भी तो बांग्लादेश में सेना का रिमोट कंट्रोल ही रहेगा। अब यह खतरा है कि सेना का कंट्रोल रहेगा तो चीन से नजदीकियां बढ़ना तय हैं और हिंदुओं पर भी हमले पड़ जाएंगे। बांग्लादेश की कुल आबादी 8% के करीब हिंदू हैं, लेकिन लोकतंत्र बहाल नहीं होता है तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो जाएगा। बांग्लादेश में चीन की मदद से सबमरीन बेस तैयार किया गया है और अब बांग्लादेश में सैन्य शासन का मतलब होगा चीन की तरफ ज्यादा झुकाव, जो कि भारत के लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर है, क्योंकि भारत बांग्लादेश में बड़ा निवेश कर चुका है और भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट रूट भी भारत बांग्लादेश के जरिए ही देख रहा था। दरअसल भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट रूट म्यांमार के जरिए बनाने की शुरुआत की थी। इसके लिए कालादान प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, लेकिन 4 साल पहले म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट दिया और तब से वहां सैन्य शासन ही स्थापित हो गया है। अब सैन्य स्थापना, जी हां, सैन्य शासन स्थापित होते ही भारत के कलादान प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कई बार बातचीत के जरिए कोशिश भी हुई, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया है और म्यांमार की सैन्य सरकार चीन की समर्थक है, जो भारत की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार के कोको आइलैंड पर चीन निर्माण कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ की सरकार और सेना चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। चीन से बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे हैं और पाकिस्तान को चीन के जंगी जहाज और सबमरीन भी मिली है, जो भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है।
हाल ही में पाकिस्तान को चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-31 भी मिले हैं, जो भारत की चिंताओं को बढ़ाते हैं। ऐसी ही खबरें हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-31 फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में विक्रम सिंघे की सरकार है, जिसे चीन की समर्थक सरकार माना जाता है। भले ही भारत श्रीलंका की मदद के जरिए वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन श्रीलंका चीन के भारी कर्ज तले दबा हुआ है। अब चीन के जासूसी जहाज को कई बार श्रीलंका में देखा गया है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट तो पूरी तरह से चीन के ही कब्जे में है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इधर नेपाल की बात करें तो हाल ही में यहाँ KP शर्मा ओली ने सरकार बनाई है, जो खुले तौर पर चीन के समर्थक है। कुछ साल पहले लेपू लेख को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके पीछे भी चीन का ही हाथ था और नेपाल ने चीन के इशारे पर ही वो विवादित नक्शा जारी किया। तब भी नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ही थे। और चीन की बात करें तो भारत और चीन के रिश्ते कई साल से तल्ख चल रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनातनी लगातार जारी है और हिंद महासागर में भी चीन भारत के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकता है। भले ही सार्वजनिक मीटिंग्स में बात शांति स्थापित करने की होती हो, लेकिन चीन की तरफ से इसके लिए कोई पहल नहीं होती है। उल्टा चीन तो तनाव को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश करता रहता है। अब बांग्लादेश वो नया देश जहां पर निवेश कर भारत फिलहाल फंसा हुआ दिख रहा है। शेख हसीना के बेटे ने ये साफ कर दिया है कि अब शेख हसीना राजनीति में नहीं उतरेंगी, जिससे भारत को अब बांग्लादेश के नए सिरे से काम करना होगा और नई सरकारों के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने होंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि चीन किस तरीके से भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उनको अपने कब्जे में ले रहा है, अपने साथ कर रहा है, जो भारत की परेशानी को आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं।